right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Studying about cloning vector, so just revise it. हम लोग वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे about cloning vectors and then we'll move further. Okay, so cloning vectors ultimately क्या है बच्चा लोग? Cloning means what? To making identical multiple copies. Yes or no? Yes. And what Yes. do you mean by vector? What is the purpose of Vehicle. vector? Yes, vehicle for carrying your foreign DNA from one body to next body. याद है ना, body A and body B. Okay, Yes. Yes. your body A and this is your body B. So the thing which is carrying DNA from here to here, that is your vector. Yes or no? और Yes. जिसमें से मोस्टली Yes. कौन सा यूज होता है वेक्टर? विच वेक्टर इज कॉमनली फाउंड? Plasmid. Yes, plasmid is commonly used as vector for transferring DNA from one place to another. Okay, now we'll see what are the basic and important characteristics of vector. मतलब vector को कैसा होना चाहिए. Okay, so first of all, a vector, एक अच्छा वेक्टर कब होता है? When it has the ability of independent replication. Okay, first क्या है उसमें वेक्टर should be have the ability of independent replication. मतलब समझे इसका? अब जब तुम्हारा प्लाज्मिड इस डीएनए को फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी में कैरी करेगा, सो आफ्टर दैट अब ये बॉडी बी के लिए तो ये फॉरेन डीएनए है. यस और नो? Yes. इट इज Yes. फॉरेन डीएनए. सो जब ये बॉडी के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर आपका फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है. जब ये बॉडी बी में जाएगा तो इट शुड बी रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके उसको फटाफट रेप्लिकेट होना चाहिए. ओके, और लार्ज नंबर ऑफ डीएनए क्रिएट करना चाहिए जिसकी वजह से उसको बॉडी क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. And second property, the vector should be easily introduced to host cell. It should be easily introduced. आपका जो host cell है, this is your host body B. Yes or no? तो आपके जो होस्ट बॉडी बी है इसमें आपका वेक्टर इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूसिबल, मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी आसानी से ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाना चाहिए. समझ में आया? Yes. Yes. ओके, नाउ द वेक्टर शुड हैव मार्कर जीन्स. मार्कर जीन समझते हो बच्चा लोग? अब जैसे कि लास्ट टाइम हम प्लाज्मिड देख रहे थे. ओके, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखा ना आप लोगों ने? No. No, ma'am. ओके ओके, सो वेक्टर शुड हैव द मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इसका मतलब समझते हो? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? आई होप एंटीबायोटिक मतलब सबको पता है. Yes. What do you mean by Yes. antibiotic? Okay, and resistance मतलब जो रेजिस्ट करता है. ओके, Strength. नाउ Yes. अभी कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ, ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जो कि कैसा है जिसके अंदर ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिला के उनको बनाया गया. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम डेली, चलो एक हम लोग एग्जांपल कंसिडर करते हैं, आप डेली एक पैरासीटामोल ले रहे हो. ओके, डेली 650 mg का आप क्या कर रहे हो? डेली पैरासीटामोल खा रहे हो. ओके, सो आपका बॉडी फर्स्ट डे इसको रिस्पॉन्स करेगा, सेकेंड डे रिस्पॉन्स करेगा, थर्ड डे रिस्पॉन्स करेगा. लेकिन आफ्टर कोई चीज रिपीटेडली कर रहे हो ना बॉडी के साथ, सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा बच्चा लोग? आपका बॉडी जो है इस चीज को रेसिस्टेंट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब इस पर रिएक्ट करना छोड़ देगा, बिकॉज वो कैसा होता है? डेली का हो जाता है. तो बॉडी कैसे, इम्यून सिस्टम ऐसी चीज है ना कि वो इसके अगेंस्ट डेवलप हो जाती है. अब जैसे कि आप लोगों को क्या लगता है जो कोविड का वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? इज इट अ मेडिसिन और एंटीबायोटिक? Antibiotic. It is not antibodies बच्चा लोग. वैक्सीन इज नथिंग बट द वीकेंड पैथोजेंस. वैक्सीन क्या होता है? आपका जो कोविड का वो है ना, जिसके वजह से कोविड हो रहा है, ओके, जिसकी वजह से आपका कोरोना हो रहा है, उसको बोला जाता है एंटीजन या फिर आप पैथोजन बोल सकते हो, जिसकी वजह से आपको डिसीज हो रहा है. ओके, सो इसमें वैक्सीन में क्या किया जाता है? आपके जो कोविड के वायरस है ना उनको वीक किया जाता है. वीकेंड पैथोजन जिसको बोला जाता है, टेम्परेरी एटीन्यूएटेड. मतलब क्या? टेम्परेरी दे आर वीकेंड. ओके, एंड इंट्रोड्यूस इनटू योर बॉडी. व्हाई? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वायरस जो है आपके बॉडी में जब वो इंसर्ट कर देंगे तो आपका बॉडी क्या डेवलप करेगा इसके अगेंस्ट?
Antibodies. Antibodies. Okay. So this vaccine is not antibodies, they are antigens, जिसके अगेंस्ट में आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है. अब इसको इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ तो मेमोरी होती है, ठीक है, बॉडी का मेमोरी होता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, फर्स्ट मेमोरी में ही ये लोग आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए, तो आपकी बॉडी को क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, राइट. अब जब सेकेंड टाइम अगर आपको बाय चांस कोई भी इंफेक्शन हुआ कोविड का, तो क्या रहता है, बॉडी को याद रहता है, जिसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं. ओके. सो सेकेंड टाइम जब इंफेक्शन होगा तो इमीडिएटली आपका बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज. ओके. जो पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सेकेंड टाइम इन्फेक्शन है, सो देयर आर 1000 ऑफ एंटीबॉडीज विल प्रोड्यूस टू वर्क अगेंस्ट दिस पैथोजन. समझ में आया सबको? Yes. This is how it works. Okay. So vector को कैसा, so it is called as antibiotic resistant. तो वैक्सीन में कैसा होता है, they are a weakened pathogen, that is weakened antigens, not the antibodies, जिसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. समझ में आया इतना सबको? ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ओके. जैसे मैंने अभी आपको कहा, पैरासीटामोल का डेली 650 mg का एक मेडिसिन ले रहे हो. ओके. तो कैसा होगा, आपकी बॉडी फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स देगी, सेकंड टाइम देगी, थर्ड टाइम देगी. देन कैसा होता है, आफ्टर अ नेक्स्ट लेवल. हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम किसी का माइक चालू. प्लीज म्यूट एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ. ओके. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अल्टीमेटली क्या होता है बच्चा लोग, ऐसा एंटीबायोटिक जिसको सर्टेन टाइम के बाद आपकी बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है. समझ में आ रहा है? मतलब वो उसके ऊपर वर्क करना बंद कर देगा, उसका कुछ उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. ओके. तो वेक्टर शुड हैव मार्कर जीन फॉर दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. मतलब आपका जो वेक्टर है उसमें मार्कर जीन होना चाहिए जिसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे कि क्लीवेज साइड वगैरह, अभी जब हम लोग प्लाज्मिड देखेंगे ना तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्लाज्मिड इज नथिंग बट द वेक्टर, राइट. तो जब आप Yes. प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको वेक्टर का अच्छे से समझ में आ जाएगा. डन? इतना सबको समझ में आया? Yes. यस. Okay, now we'll see the structure of plasmid. So दो यहाँ पे important characters हमने देखे हैं कि vector should have the ability to independent replication. Okay, for independent replication, without किसी के ऊपर depend हुए, it should show the replication. Then the next one is it should be easily introduced to the host cell without any difficulty. उसको फटाक से body B में host cell में चले जाना चाहिए बिना किसी problem के. Clear है दोनों characters? Yes, ma'am. Okay, now we'll see the structure of plasmid. That is nothing but the structure of your vector. Okay. दिख रहा है सबको, विजिबल है? अब बच्चा लोग, आपका जो प्लाज्मिड है, इट इज जनरली अ डबल स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर. ओके, डबल स्ट्रैंडेड यू कैन से, जहां पे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स. क्लियर है? सबको समझ में आया? Yes. ओके. नाउ यहाँ पे आपका जो ये है, दिस इज योर साइट ऑफ ओराई, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कॉपीज. ठीक है, आपका जो इनिशिएशन होता है ना रिएक्शन का, फॉर दिस ओराई इज रिस्पॉन्सिबल कि कितने नंबर्स का कॉपी प्रोड्यूस करना है. ओके. दिस इज योर एएमपी, दैट इज एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट. जब भी हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, दिस रीजन इज दैट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. सुने हो इसके पहले एम्पिसिलिन का नाम कभी? एम्पिसिलिन इज एंटीबायोटिक. ओके. नाउ अभी जब इसको आप एनलार्ज करके देखोगे, जूम करके देखोगे, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, जहां पे आपके दिस इज कॉल्ड एज, आप यहाँ पे जो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात कर रहे थे ना, ये हमारा ओराई हो गई, ये हमारा जीन रेजिस्टेंस हो गया. ओके. हियर दिस आर द स्पेस जहां पे आपका फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड. समझ में आ रहा है? Yes. सो हियर इट इज द रीजन ऑफ फॉरेन
DNA to be inserted. Okay. Now अभी ऐसा क्यों बोला है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो दिस इज टोटली कवर्ड, राइट? पूरा का पूरा कवर्ड है ये, यस और नो? Yes. तो यहाँ पे जो स्मॉल पार्ट है बच्चा लोग, दिस पार्ट विल बी कटेड, इसको हम लोग कट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नया हमारा फॉरेन डीएनए लगाएंगे. ओके. नाउ दिस इज कॉल्ड एज पॉलीलिंकर भी आप इसको बोल सकते हो. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, जहाँ पे आप किसी भी एंजाइम से इसको कट कर सकते हो. मतलब दिस प्लास्मिड शोज द थिंग्स फॉर सच टाइप ऑफ एंजाइम, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं. ओके. हाँ, वन मोर थिंग, जो हम लोग ने कल स्टडी किया था ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस पूछा था ना मुझसे किसी ने. Yes, ma'am. So that all four types of endonucleases. Okay, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक ओपन करो सब. अभी मैं आपको स्टिकी और ब्लंट एंड में डिफरेंशिएट कैसे करना है वो बताती हूँ. डन? Yes, ma'am. ओके. नाउ अभी आप टेक्स्ट बुक में ही लिख लो वहां पे, या तो नोटबुक में कहीं भी लिख लो, जो ये 4 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना बच्चा लोग, इकोराई, हिंसेकेंड, BAM1, LU1, all 4 are types of endonuclease enzymes. All 4 are types of endonuclease enzyme. 4 के चारों endonuclease टाइप के एंजाइम है. Now you can differentiate the sticky and blunt end. अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, तो जो ब्लंट एंड वाले है ना, दे आर कटिंग फ्रॉम द सेंटर, राइट? एग्जैक्टली जो दोनों का कटिंग है, फॉर एग्जाम्पल अभी इधर बोर्ड पे देखो, ATGTA ऐसा है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ए का पैरिंग T, T का A, G का C, T का A का T. ओके, दिख रहा है सबको? सीक्वेंस दिख Yes, रही है ma'am. बोर्ड की? Yes, Yes, ma'am. नाउ जब ब्लंट एंड प्रोड्यूस होना होता है तो यू कैन सी जहां पे आपका दोनों, ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड है, यस और नो? बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड्स. तो यहाँ पे दोनों जहाँ पे सेम पोजीशन से कट होगा ना, एट दैट टाइम इन द बोथ द स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड में जब सेम पोजीशन से कट होगा, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लंट एंड. समझ में आ रहा है? दे आर गोइंग टू Yes. प्रोड्यूस ब्लंट एंड. इसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ बच्चा लोग. अभी जब यहाँ से समझ लीजिए कट हुआ, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ATG आपका अलग हो गया, ओके, एंड दिस इज TA एंड AT इज डिफरेंट, राइट? तो आपका Yes. ये पूरा एक अलग मॉलिक्यूल बन गया, ये पूरा एक अलग बन गया, ठीक है. यहाँ पे कुछ भी ओवरहैंग प्रेजेंट है क्या? ओवरहैंग मतलब समझ रहे हो, जो आपने कट किया है ना, वहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बेसिस दिख रहे हैं? एनीथिंग एक्स्ट्रा बेसिस इज लेफ्ट? No. पूरा का पूरा कवर हो गया, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड. अब इसका हम जस्ट अपोजिट टू दिस स्टिकी एंड में देखते हैं. सेम मैं लिख रही हूँ, ओके, सीक्वेंस ATGTA TACAT, ठीक है. सेम सीक्वेंस मैंने स्टिकी एंड के लिए लिखा. नाउ यहाँ पे यू कैन सी ओवरहैंग्स आर प्रेजेंट. एक स्ट्रैंड में आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ से कट कर रहा है, इन अनदर स्ट्रैंड इट इज कटिंग फ्रॉम हियर. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके. नाउ अभी इसका रिजल्टेंट कैसा होगा बच्चा लोग? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. आपका एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, TGTA, राइट? यहाँ पे आपका TACA, T is different, yes or no? Yes, So ma'am. it is going to be like this. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ये A और T है ना बच्चा लोग, दे आर ओवरहैंग्स बोला जाता है इसको. क्या बोला जाता है? ओवरहैंग्स, ठीक है. हैंगओवर पढ़ते हो ना, जस्ट उसका अपोजिट ओवरहैंग, ओके. सो यहाँ पे यू कैन सी दिस आर द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स. मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपका जो है वो बाहर लटक रहा है,
जिसके वजह से अभी यू कैन सी दिस बोथ आर फ्री, राइट? इनका कोई बेस पेयरिंग प्रेजेंट है क्या? No. और बेस पेयरिंग भी प्रेजेंट नहीं, और इनफैक्ट दे आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड से दो का दोनों अलग होगा, और बेस पेयरिंग भी नहीं प्रेजेंट। दैट्स व्हाई दे आर स्टिकी इन स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड। समझ में आया अभी सबको? Yes, ma'am. तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम दे दिया ये या ये, तो आई होप आप बता सकोगे कि कैसा टाइप का एंड प्रोड्यूस होगा, जहां पे दोनों भी स्ट्रैंड कहाँ सेम पोजीशन पे कट कर रहा है फ्रॉम बोथ द स्ट्रैंड, दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ओके, और जहां पे डिफरेंट पोजीशन पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्टिकी Sticky एंड। end. Sticky व्हाई? end. बिकॉज यहाँ पे आपको ओवरहैंग्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो आपका साइड से दे आर प्रेजेंट, जिसके लिए कोई पेयरिंग प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. ओके, इजी है। Yes. Yes. ओके ओके, ठीक है। नाउ अगेन मूव टू द प्लाज्मिड। तो किसी को अगर ये लिखना है तो लिख लो, या फिर समझ गए तो ठीक है, मैं रफ करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, so let's move towards again plasmid. Okay, so plasmid में 3 टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर शोइंग अ रेप्लिकेशन ओराई that is responsible for कैलकुलेटिंग द कॉपीज, कितनी कॉपीज प्रोड्यूस होंगी, और रेप्लिकेशन एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चा लोग? ओराई। ओके, देन दिस इज अ ड्रग रेजिस्टेंस पार्ट। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है आपका ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड रीजन इन विच द फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड। ये जो आपका रीजन है ना स्टूडेंट्स लोग, दिख रहा है? इस रीजन को क्या Yes. करेंगे? कट करके निकाल के यहाँ पे, अब यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स का नाम क्यों लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस दे आर गोइंग टू कट इट। ओके, दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट? जिसका काम ही क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। यस और नो? Yes. सो इसके हेल्प से दे आर गोइंग टू कट इट, इसको निकाल के काट के निकालेंगे, और हियर यू आर गोइंग टू बी फॉरेन डीएनए इज गोइंग टू बी इंसर्टेड। समझ में आया सबको? सो दिस इज द टिपिकल Yes. स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मिड दैट इज एक्ट एज वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉर्मल प्लाज्मिड है। दिस इज योर ओराई दैट इज ओरिजिन responsible for calculating the number of copies and also for the initiation of the reaction, यहाँ से start होगा। AMP, these are the structure of your drug resistance. Drug resistance मतलब antibiotic resistance, okay? And this is the structure जिसको with the help of molecular scissor or restriction enzyme they are going to cut it, और यहाँ पे आपका foreign DNA add होने वाला है। क्लियर है सबको इतना? Yes. ओके, तो आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो और हम लोग आगे मूव करें। अब यहाँ पे बच्चा लोग जो आपका प्लाज्मिड्स है मोस्टली यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि ई कोलाई में यूज किया जाता है। ओके, so plasmids most commonly used in rDNA technology are those that replicate in E. coli. Why? E. coli क्या है पता है सबको? Escherichia coli. Yes. Sure. Yes, उसके अलावा इट इज बैक्टीरिया या फिर क्या है वो? Bacteria. Bacteria. यस एग्जैक्टली। तो इस बैक्टीरिया को ज्यादातर यूज किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसमें जो आपका रेप्लिकेशन है ना प्लाज्मिड्स का, इट इज वेरी फास्ट। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही Yes. फटाफट होता है, दैट्स व्हाई। ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर डन। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स, राइट? यस और नो? तो Yes. बच्चा लोग Yes. अभी यहाँ पे प्लांट में क्या होता है, आपका जो प्लांट में वेक्टर होता है ना, तो वहां पे मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ओके, सो प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स। ओके, अब प्लांट्स में आपका क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, जो यहाँ पे प्लाज्मिड यूज होता है, इट इज इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ये नाम याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, आप लोगों ने जो ट्री डायग्राम बनाया है वहां पे स्पेस तो बचा ना, एक दो पॉइंट्स नोट डाउन करके ले लो। आपका जो प्लांट वेक्टर्स का प्लाज्मिड है ना, इट इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ओके, अभी आपका जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? क्या है? नाम में ही लिखा है एग्रोबैक्टीरियम, इट मींस इट इज बैक्टीरिया। Bacterium. सो जनरली और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस क्या होता है? इट इज लिविंग इन सॉइल, और ये ना प्लांट का डिसीज कॉज करता है जिसको बोला जाता है क्राउन गल। आप जनरली रूट्स देखोगे ना ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट्स के, सो दे आर लाइक दिस। ट्यूमर, ट्यूमर समझते हो ना? Yes. तो ऐसे प्लांट्स के रूट में ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टीआई प्लांट। ओके, तो ट्यूमिफेसिएंस को प्लाज्मिड बोला जाता है। इसमें कैसे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं? टीआई प्लाज्मिड। कैसे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं? टीआई प्लाज्मिड। अब व्हाट डज इट मीन? टीआई प्लाज्मिड मतलब क्या? टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर एंड आई स्टैंड्स फॉर इंड्यूसिंग। समझ में आया? Yes. तो ऐसे ये प्लाज्मिड किसमें मिलता है? इसमें जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस आपका बैक्टीरिया ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जिस प्लांट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या इंड्यूस करता है? ट्यूमर। ओके, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके ना बच्चा लोग, ये जो यहाँ पे आपका टीआई प्लाज्मिड है ना, इट कंटेन्स अ ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन मतलब क्या होता है? नाउ विल सी। ओके, आपका जो टीआई प्लाज्मिड है इसके पास है ट्रांसपोजोन। ओके, क्या है इसके पास? ट्रांसपोजोन। अब ट्रांसपोजोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीडीएनए, जिसका मतलब ये होता है कि इट कैरीज द कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसपोजोन आपका अल्टीमेटली क्या करता है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे हम कहाँ तक थे? द टीआई प्लाज्मिड कंटेन्स ए ट्रांसपोजोन। ओके, यहाँ तक सबको समझा? टीआई प्लाज्मिड। Yes, ma'am. Yes. Plasmid from the plants consist in this agrobacterium tumifaciens. ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है? टीआई प्लाज्मिड, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। इतना समझ में है सबको? अब टीआई प्लाज्मिड जो है आपका, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपोजोन्स। टीआई प्लाज्मिड के पास क्या है? ट्रांसपोजोन। ओके, that is called as tDNA. TI plasmids contain transposon, जिसको बोला जाता है tDNA. ओके, T stands for transposon and DNA. अब ये क्या करेगा? आपका जो tDNA है ना, it inserts the copies. ये क्या करेगा? कॉपीज जो है ना इसका itself, जो आपका इन्फेक्टेड प्लांट्स, अभी यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर कॉज हो रहा है, राइट? यस और नो? Yes. मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग लिखते हैं। ओके, पहले हमने क्या बोला? प्लांट्स हैं, ठीक है? कैसे वाले प्लांट? जिसमें क्या आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है, राइट? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है तो इट विल कॉज ट्यूमर। ओके, तो जो ट्यूमर कॉज करता है इसको क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। यस और नो? Yes. Yes. So TI plasmid is going to consist of transposons. Okay, transposons now is called as tDNA. Okay, अभी आपका जो tDNA है, it is responsible for ट्रांसपोजन मतलब tDNA. ओके, tDNA किसमें प्रेजेंट है? आपके TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड क्या कर रहा है? ट्यूमर कॉज कर रहा है, राइट? ट्यूमर कॉज Yes. किसकी वजह से कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है। समझ में आया पूरा? Yes.
So now this tDNA is responsible for making multiple copies of such type of plasmid, that is tumor inducing plasmid. समझ में आया अभी? Yes, Yes. ma'am. Yes, Okay. ma'am. So the transposon with tDNA is responsible for making multiple copies of such type of plasmid that induces the tumor into the plant. समझ में आया? Yes. Yes. So इतना clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so plasmid vector for plants में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे लोग? यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है वो ऐसे प्लांट्स कंसिडर किया जाता है जिसमें आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूमर. ट्यूमर वाले जो ट्यूमर कॉज करता है, सच टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड, जिसमें कैसा डीएनए है? टीडीएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजोन. चीजें समझ में आ रही है? Yes. Now your transposon is responsible for inserting, for making the copies of itself. Okay. तो ये क्या करेगा? खुद का कॉपीज बनाएगा. इतना समझ में आया? Yes. ओके. लिखना है तो ऐसे सीक्वेंस में लिख लो, इजी भी है, थोड़ा सा याद भी रहेगा. डन? No, ma'am. Oh, ma'am. ओके. Done, ma'am. नाउ ओके, पे अटेंशन. Done. अभी देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से क्या किया जाता है बच्चा लोग? यहाँ पे आपके प्लांट जिसका प्लाज्मिड कैसा है? टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग, जिसको ट्रांसपोजोन बोलते हैं, टीडीएनए. ओके. तो वो क्या करेंगे बच्चा लोग? इस टीडीएनए को दे विल टेक इट आउट. ओके. जेनेटिक इंजीनियरिंग में टीडीएनए ऐसा ट्रांसपोजोन मतलब आपका टीडीएनए, राइट? दिस इज योर टीडीएनए. ठीक है. तो यहाँ पे अभी टीडीएनए में आपका जो ये ट्रांसपोजन, जो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग, समझ लो वो इतना पार्ट है. ओके. सो दे विल कट इट आउट एंड यहाँ पे नया आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे, या फिर सेम ये टीडीएनए जो है आपका ट्रांसपोजन, दे आर गोइंग टू इंसर्ट इट इन अ न्यू प्लांट. और न्यू प्लांट को कैसा बोला जाएगा फिर? ट्रांसजेनिक प्लांट. कैसा प्लांट बोला जाएगा? ट्रांसजेनिक प्लांट. समझते हो? ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब ये जिसमें आपका फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया है. सो नया टाइप का प्लांट जिसमें आपका फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट. और ऐसे एनिमल को बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल. क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये ट्रांसपोजन टीडीएनए को क्या करेंगे? दे विल विड्रॉ इट, निकालेंगे. यहाँ पे जो भी फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन है, दे विल इंट्रोड्यूस एंड इंसर्ट इनटू अ न्यू प्लांट. नए प्लांट में ये सेम डीएनए इंसर्ट करेंगे, डालेंगे. उसके बाद में क्या करेंगे? नया प्लांट ग्रो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट. समझ में आया इतना सबको? Yes, Yes. ma'am. Yes. ओके. सो नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट होस्ट. तो कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब क्या बच्चा लोग? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको मार पीट के डीएनए लेने के लिए मजबूर करते हैं. यस और नो? बाय प्रोवाइडिंग हीट शॉक, थंडर. कैसा किया जाता है? उनको पहले हीट देंगे, हाई हीट प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद में आइस पैक पे रखेंगे, फिर दे विल कीप इट ऑन हीट. तो ठंडा गरम, गरम ठंडा गरम, ऐसा होता है. सो अल्टीमेटली दे आर मजबूर, ओके, टू एक्सेप्ट द डीएनए. समझ में आया? Yes. So competent host is the another name of cloning organism. मतलब ये competent host मतलब ऐसा host that is responsible for cloning.
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है फॉर क्लोनिंग पर्पस, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट होस्ट। समझ में आया? अब इट इज जनरली कॉम्पिटेंट होस्ट में जनरली क्या यूज किया जाता है? बैक्टीरिया लाइक बैसिलस हेमोफिलस, हेलिकोबैक्टीरिया, इकोलाई एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा इसमें से ना इकोलाई यूज किया जाता है अगर आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो, जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। कॉम्पिटेंट होस्ट का लिखे हो ना बच्चा लोग, वहां पे लिखो अभी। ट्री डायग्राम बनाया हो ना पहले, एक ही 2 लाइन ऐड करना है, वहां पे लिख लो, या फिर चाहिए तो वापस से कॉम्पिटेंट होस्ट का हेडिंग डाल के लिख लो। कॉम्पिटेंट होस्ट में the organism responsible for making multiple copies, the organisms responsible for making multiple copies is called cloning organism, or is called cloning organism or competent host, is called cloning organism or competent host. Example Bacillus hemophilus, example Bacillus hemophilus, Helicobacter pylori, Helicobacter pylori and E. coli. E. coli के बाजू में ब्रैकेट में लिखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड। E. coli के बाजू में ब्रैकेट में लिखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड। डन बच्चा लो? Yes. Yes. Okay. Now next is methodology for RDNA टेक्नोलॉजी। तो जनरली आपका जो RDNA टेक्नोलॉजी ये कैसे होता है, इसमें स्टेप्स हम देखेंगे जीन क्लोनिंग में। ओके, तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स के 6 स्टेप्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी स्टेप्स? 6 स्टेप्स प्रेजेंटेड टोटल आपके जीन क्लोनिंग में RDNA टेक्नोलॉजी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स लिखेंगे, फिर हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब समझे? सो सबसे पहले हमको जहां से DNA निकालना है फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी ए से DNA निकाल के बॉडी बी में डाल रहे हैं, राइट? सो बॉडी ए विल बी योर डोनर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? Yes. बॉडी ए से आप बॉडी बी में DNA लगा डाल रहे हो। ओके, सो बॉडी ए इज योर डोनर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले व्हाट इज नेसेसरी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे DNA को। कहां से? बॉडी ए से। ओके, बॉडी ए से DNA का हम लोग सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे। ये समझा सबको? Yes. Yes. Now the next second step is insertion of desired, मतलब हमारा मन पसंदी जो भी हमको चाहिए, desired DNA या कि फिर you can say desired gene into a cloning vector। इसका मतलब क्या बच्चा लोग? आपने बॉडी ए से जो भी DNA निकाला है, ओके, बॉडी ए से जो भी DNA निकाला आप उसको किस में इंसर्ट करोगे? वेक्टर में। नाउ फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आप ये कंसिडर करो, बॉडी ए से जैसे आपने ये वाला DNA निकाला है, ओके, दिख रहा है सबको? नाउ आप ये वाले DNA को क्या करो? यू आर गोइंग टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड DNA इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे आपका क्या है? प्लाज्मिड। Plasmid. ओके,
So insertion of desired DNA into your cloning vector. दिख रहा है सबको? So यहाँ पे आपने क्या किया, प्लाज्मिड में अपना डिजायर्ड क्लोनिंग डीएनए को इंसर्ट कर दिया. Is it visible to everyone? ये रेड वाला ma'am. पार्ट आपका क्या है, Yes. डिजायर्ड डीएनए. ओके, एंड दिस इज योर कंप्लीट प्लाज्मिड, आपका वेक्टर. डन? इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. नाउ अभी हमने बॉडी ए से डीएनए निकाला, प्लाज्मिड में वेक्टर में डीएनए डाला. नाउ वी वांट कॉपीज ऑफ दिस, राइट? मल्टीपल कॉपीज चाहिए ना हमको इसकी. सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑफ दिस डीएनए, आर डीएनए इनटू अ कॉम्पिटेंट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें इसका क्या हो, बहुत सारी कॉपीज बने. समझ में आया? Now this is your rDNA, right? यहाँ पे foreign material attach हो गया, so this is your foreign DNA that is called as rDNA. Yes or no? Yes. Yes. Foreign DNA is called as rDNA. इतना पता ना सबको? यहाँ पे foreign Yes. material attach हो गया, so this is your foreign DNA and rDNA. Okay? So transfer of this rDNA into a suitable cloning organism, जो कि इसका क्या करेगा, multiple copies बनाएगा. Okay? Into a suitable क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म. इतना समझ में आया सबको? अब फॉर एग्जाम्पल ये तुम बॉडी कंसिडर कर लो, ठीक है? दिस इज योर क्लोनिंग बॉडी, जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपना डीएनए. दिस इज योर क्लोनिंग बॉडी, सीबी. क्लोनिंग बॉडी है आपका, जहां पे आपने आपका प्लाज्मिड वेक्टर इंसर्ट किया. ठीक है? क्लियर है इतना? नाउ अभी क्लोनिंग बॉडी में बच्चे लोग आपका इसका बहुत सारा कॉपीज बन गया. यस और नो? Yes. सो वहां पे इस कॉपी के साथ और नॉर्मल कॉपीज भी प्रोड्यूस होगी. सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. मतलब यहाँ पे जाके जो इसमें बहुत सारी कॉपीज बनी, तो उसमें से हमको सिलेक्ट करना है ना कि कौन सी कॉपीज जो है वो नई बनी है, राइट? सो नेक्स्ट इज selection of transformed host cell. ओके, इतना तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. बॉडी ए से डीएनए निकाला, डीएनए को वेक्टर में अटैच किया प्लाज्म में, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए, जिसको क्लोनिंग बॉडी में अंदर डाला. क्लोनिंग बॉडी में अंदर डालने के लिए हमने उसको छोड़ दिया फॉर मल्टीप्लीकेशन. ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट इज आवर ड्यूटी टू सेपरेट इट. हमको इसको सेपरेट करना है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल. मतलब ये प्लाज्मिड इंसर्ट करने के बाद अंदर ये डीएनए आपके जो डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं नए डीएनए में, राइट? तो यहाँ पे आपकी क्लोनिंग बॉडी में दो डीएनए प्रेजेंट है ना, एक पुराना और एक आपने जो नया इंसर्ट किया. यस और नो? Yes. सबको समझ में आ रहा है, आई होप? Yes. ओके, सो इन क्लोनिंग बॉडी अब नया और पुराना दो डीएनए प्रोड्यूस होने के बाद में इट इज आवर ड्यूटी टू सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल. ठीक है? जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है उसको हमको सिलेक्ट करना है. नाउ आफ्टर सिलेक्शन, ओके, अभी यहां से हमने सेल्स क्या किए, सिलेक्ट कर लिए. ठीक है? नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल. अभी हमको क्या करना है, आफ्टर सिलेक्शन उसका मल्टीप्लीकेशन करना है ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल. इतना समझ में आया सबको? इसका मल्टीप्लीकेशन क्लियर है? Yes. Okay, now the final is expression of gene to obtain desired product. Expression of gene to obtain desired product. अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. ये दिख रहा है सबको?
Yes. ओके Yes. तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, देन इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग बॉडी ए से हमने डीएनए निकाला, वेक्टर में इंसर्ट किया, देन क्लोनिंग बॉडी में हमने डाला। नाउ यहाँ पे भी दो टाइप के आपके डीएनए प्रेजेंट है, एक पुराने वाले, एक नए जो आपने इंसर्ट किया। ओके अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, तो आई होप आपको बेटर वे में समझेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया समझते हो आप लोग? Yes. हेमोफीलिया इज अ डिजीज जिसमें आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, राइट? तो उसके लिए भी Yes. जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यस और नो? Yes. So first of Yes. all, हेमोफीलिया is your genetic recessive link disorder. So यहाँ पे जहाँ पे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल नाउ पर्सन बी है, ओके बी पर्सन है जिसको हेमोफीलिया हुआ है। ओके अब पर्सन ए आपका कैसा है? इट इज गुड, उसको हेमोफीलिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चा लोग? आपने इसका जीन निकाला, जस्ट होल्ड ऑन। ओके सो आपने क्या किया, जो पर्सन ए है बॉडी ए से आपने इसका डीएनए निकाला, राइट? जिसका डीएनए कैसा है? करेक्ट है, राइट? जिसको हेमोफीलिया नहीं तो इसका डीएनए एकदम प्रॉपर है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ओके तो इसका डीएनए निकाला हमने विदाउट हेमोफीलिया वाले का, फिर इसमें एक करेक्टिव फॉरेन डीएनए हमने इंसर्ट किया। देन अभी मुझे एक चीज बताओ, डीएनए का तुम्हारे पास इतना सही प्रेजेंट होगा इतने बॉडी में। आई होप एवरीवन नोस की बॉडी में जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है सारी की सारी चीजों के लिए डीएनए का रिक्वायरमेंट है, फॉर योर नेल्स, फॉर योर आईज, सारा का सारा स्ट्रक्चर के लिए Yes. ही आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, Yes. यस और नो? तो वी Yes. वांट 1000 ऑफ कॉपीज, लाइक मतलब बहुत ज्यादा कॉपीज चाहिए हमको। एक डीएनए अगर हम इस बॉडी से निकाल के इसमें डाल देंगे तो इससे इसका पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगा क्या? उसका जो भी डिफेक्टिव जीन है, जो भी डिसीज है, वो ठीक हो जाएगा एक जीन से? No. No. होगा क्या? No. सही यस और नो? No. ऑब्वियसली नो। ओके सो हमने इसका करेक्टिव जो है एक डीएनए लिया जिसमें हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया। ओके देन वी हैव इंसर्ट इनटू दिस क्लोनिंग बॉडी। क्लोनिंग बॉडी में हमने इसका मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डाल दिया, यस और नो? Yes. Yes. ओके नाउ क्लोनिंग बॉडी से बच्चा लोग ये ट्रांसफॉर्म सेल, ओके ट्रांसफॉर्म जो सेल हुआ है यहाँ पे, अभी जैसे आपने इसमें ये डीएनए डाला तो ये डीएनए का आपने कॉपीज तो बना दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया नए डीएनए में, नया डीएनए बन गया ना आपका ये एक साइड का। तो Yes. आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसको सेपरेट किया, राइट? इसको सेपरेट करके इसका मल्टीप्लीकेशन किया। ये जो ट्रांसफॉर्म सेल है क्लोनिंग बॉडी से निकाले, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करके क्या किया, अभी यहाँ पे 3 दे रहा है तो इसका क्या कर दिया, 6 बन गया। ओके मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, यस और नो? Yes. Yes. So after multiplication now expression of this, एक्सप्रेशन मतलब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, अब ये जो आपका ये नया बन चुका है इसका एक्सप्रेशन कैसा है? आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जब इसको आप इसमें इंसर्ट करो तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं? इसका डिसीज जो हेमोफीलिया का है वो करेक्ट हुआ कि नहीं? ऐसा है, समझ में आया सबको? Yes. Yes. अब जैसे फॉर एग्जांपल यही तुम डिसीज करेक्ट करने के बजाय चलो तुमको कोई एंजाइम बनानी है, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक या अल्कोहल, वो भी तो ऐसे ही बनता है, राइट? वो भी ऐसे ही बनता है, तभी तो हम लोग इतने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज मेथोडोलॉजी ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके टोटल 6 मेथड्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, जिसके पास से हमको डीएनए चाहिए पहले हम उससे आइसोलेट करेंगे। इंसर्शन ऑफ डिजाइन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग जो वेक्टर है उसमें हम इंसर्ट करेंगे हमारा डिजाइर्ड डीएनए जो हमने बॉडी ए से लिया हुआ है। देन हम इसको ट्रांसफर करेंगे सुटेबल क्लोनिंग बॉडी में जहाँ पे हमको इसका मल्टीपल कॉपीज मिल सके। आफ्टर दैट हम सिलेक्ट करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट आपका कौन सा होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्लोनिंग बॉडी में जब आपने होस्ट बॉडी में इसको डाला तो उसमें से कुछ सेल्स बट ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो चुके रहेंगे, यस और नो? ओके सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, फिर इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी विल यूज इट एज एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। समझ में आया सबको इतना? Yes, ma'am. चलो अभी इतना लिखो फटाफट, ये पूरे 6 स्टेप्स लिखो। तो यहाँ पे एक एक दो पॉइंट लिखेंगे हम लोग, देन विल सी द होल प्रोसेस, आउटलाइन देखेंगे हम प्रोसेस का।
प्रोसेस सबको अच्छे से समझ में आया ना पूरा? Yes. Yes. जस्ट 6 बेसिक स्टेप्स लिख लो और साथ ही साथ बाहेड भी करते चलो। देखो कितना इजी है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ए से हमने डीएनए निकाला, वेक्टर में लगाया, क्लोनिंग बॉडी में डाला, ट्रांसफॉर्म से सिलेक्ट किए, उसका मल्टीप्लीकेशन किया, फिर एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए उसका एक्सप्रेशन हमने देखा। इट इज इजी और नॉट? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes. राइट इट फास्ट। डन बच्चा लोग? स्टेप्स लिखकर हो गए? Done, ma'am. ओके, Yes, सो done. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलेंगे हम लोग हर एक उसमें। तो फर्स्ट वन इज योर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, राइट? तो अभी जो चीजें पता है वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन। तो हमको ये पता है कि बॉडी ए से हमने डीएनए क्या किया? आइसोलेट किया। अब विद द हेल्प ऑफ व्हाट कैसे डीएनए कट करेंगे बच्चा लोग? Restriction enzymes. यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे हमने क्या किया? डीएनए क्लीव किया और उसको ज्वाइन किया। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म में the desired DNA is isolated. The desired DNA is isolated from donor, from donor, from donor, and then it is purified, and then it is purified. अब यहाँ से बॉडी ए से जो भी हमने डीएनए निकाला ना, उसको हम क्या करेंगे? पहले प्यूरिफाई करेंगे। ओके, एंड देन प्यूरिफाइड, and the purified DNA is, the purified DNA is क्लीव भी बोल सकते हो आप, कट भी बोल सकते हो। ओके, क्लीव और कट आर द सेम थिंग। क्लीव और कट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, restriction enzyme, full stop. Done? Yes, ma'am. Yes, मैं एक ma'am. बार रिपीट करो ना। The DNA is isolated from the, क्या बोला था मैंने? The DNA is isolated from the donor and then it cut with the help of restriction enzyme. प्लीज कोई रिपीट कर दो जिसने प्रॉपर लिखा है। The, I forgot. the desired DNA is isolated from donor and then it is purified, and the purified DNA is cut, cleaved with the help of restriction enzyme. यस, समझ में आया बच्चा? या रिपीट करूं वापस? समझे ना? ओके, desired DNA is isolated from the donor, then it is purified. Purified करने के बाद with the help of restriction enzyme they are cleave or cut. Done? यस मैम। ओके, अभी बच्चा लोग, अभी जो हम लोगों ने कट किया ना डीएनए, क्लीव डीएनए, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए। ये तो हमको पता ही है, राइट?
It is also called as passenger DNA. So second point लिखो, the cleaved DNA fragment, the cleaved मतलब वो जो आपने कट किए हुए हैं, ओके, the cleaved DNA fragment containing desired gene is called, containing desired gene is called foreign DNA or passenger DNA, is called foreign DNA or passenger DNA. Done? Yes, ma'am. ओके, अभी नाउ सेकंड, इंसर्शन ऑफ डिजाइन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, मतलब जैसे कि प्लाज्मिड में जो हमारा फॉरेन डीएनए हम उसको क्या करेंगे, वहां पे अटैच करेंगे, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज, कौन सा है? Plasmid. E. coli. यस, Plasmid. इज प्लाज्मिड, is plasmid, that is I dot E is plasmid. Plasmid में भी अलग अलग टाइप्स है ना, so I dot E that is PBr 322, PBr 322. Ma'am, can अब you यहाँ पे हाँ, the most commonly used vector is plasmid I dot E, that is plasmid में भी जो most common है that is PBr 322 is used. अब इसमें पीबीआर का जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है ना बच्चा लोग, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स, जैसे कि आप पीबीआर 320 ले लो, 322 पीयूसी ले लो, या टीआई प्लाज्मिड, तो टीआई टीमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ओके। So these are the types of plasmid vector, that is the most common is PBr 322. इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो, PBr 322 is important. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ये हम लोग कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं ये प्लाज्मिड को? फ्रॉम बैक्टीरिया, यस और नो? Yes. Yes. ओके, नाउ बच्चा लोग अभी यहाँ पे आपका क्या है, ये प्लाज्मिड है, राइट? इसमें हम क्या करेंगे, हमारा डिजायर्ड डीएनए अटैच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, राइट? यस और नो? Yes. तो इट इज गोइंग टू अटैच विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोग को याद होगा, डीएनए लाइगेस इज फंक्शन एज ग्लू, गम का काम करता है ये, फॉर स्टिकिंग द थिंग्स, ओके, चीजों को स्टिक करने का काम करता है। तो यहाँ पे अभी आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट तो किया, राइट? बॉडी ए डोनर ए से आपने डीएनए निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया। अब इसको जब आप प्लाज्मिड में यहाँ वेक्टर में अटैच करोगे तो किसके वजह से करोगे? विद द हेल्प ऑफ DNA ligase? यस, इट इज ऑल्सो एन एंजाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, पीबीआर 322 के बाद लिखो सेकंड पॉइंट, बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेस, अंडरलाइन कर लेना डीएनए लाइगेस, बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेस, foreign DNA is inserted या फिर इंटीग्रेटेड, दोनों का भी मतलब सेम होता है, ठीक है। वेक्टर में आप या तो इधर इंसर्ट कर रहे हो या तो इंटीग्रेट, बोथ द थिंग्स यू कैन यूज। इंसर्टेड into the vector DNA, full stop, inserted into the vector DNA. डन बच्चा लोग? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ये डीएनए आपका अटैच करने से पहले क्या था? फॉरेन डीएनए था। फॉरेन डीएनए को आपने वेक्टर में अटैच कर लिया, राइट? सो नाउ दिस डीएनए इज कॉल्ड एज आरडीएनए, यस और नो? Yes. सो आरडीएनए का दूसरा नाम है काइमेरिक डीएनए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आरडीएनए? काइमेरिक Chimeric डीएनए, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो,
समझ में आया ना? व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज योर फॉरेन डीएनए, जब वो वेक्टर में अटैच हो जाएगा तो ये कैसा भी नया आपका बन गया ना, सो दिस डीएनए इज कॉल्ड एज आरडीएनए और काइमेरिक डीएनए। समझा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए, दिस रेड वाला पार्ट इज योर वेक्टर डीएनए एंड दिस ब्लू वाला पार्ट इज योर फॉरेन डीएनए। समझ में आया? सो आरडीएनए और काइमेरिक डीएनए इज इक्वल्स टू वेक्टर डीएनए प्लस foreign DNA. Foreign DNA. yes foreign DNA. So the combination of vector DNA and foreign DNA is called recombinant DNA, that is rDNA or chimeric DNA. Done? Yes, ma'am. Okay. तो सब में दो दो पॉइंट लिखते चल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो ये हमारा आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए, हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में, राइट? तो हम लोग Yes. जनरली इसको किस में करते हैं? बैक्टीरिया में। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए टू सुटेबल ऑर्गेनिज्म वाले थर्ड स्टेप में जनरली या फिर यूजुअली, दोनों में से कुछ भी चलेगा। usually a bacterium is used as cloning organism. Usually a bacterium is used as cloning organism. Done? Yes, ma'am. ओके, अब ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए और सुटेबल कॉम्बिनेट में क्या होता है बच्चा लोग? जब ये आरडीएनए अपने बॉडी के अंदर लेगा ना क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, तो पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? ये जो आपका आरडीएनए, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर इनटू दिस क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, यस और नो? Yes. So this process is called as transformation, to take up the naked RDNA by the process of transformation. तो ये थोड़ा सा important point लिखो, with the help of transformation, underline कर लो, with the help of transformation process, the bacteria takes up the rDNA. Done? मैम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद क्या है? The transformation process, starting में with the help बोला ना मैंने? Yes. Okay, with the help of transformation process, transformation को underline, the bacteria या फिर the cloning organism, दोनों भी चलेगा, takes up the rDNA। मतलब ये आपका जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म था, वो ये आरडीएनए को कौन से प्रोसेस के थ्रू लेगा? वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्या है वो? Transformation Transformation process. process. So with the help of transformation process, the cloning organism will take up this rDNA. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Next, the most commonly cloning organism used in plant biotechnology are, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट में लिखो, most common cloning organisms, the most common cloning organisms in plant BT, that is biotechnology. BT लिखा करो शॉर्टकट में बायोटेक्नोलॉजी को, ओके? इन प्लांट BT, that is biotechnology, आर कौन सा है बच्चा लोग? पहले भी बताया मैंने, कौन सा बैक्टीरिया? भूल गए इतना जल्दी? ई कोलाई। ई कोलाई क्लोनिंग बॉडी में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इट इज मोस्टली ई कोलाई, एंड जैसे कि अभी ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स में हमने पढ़ा, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है? सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मोस्ट कॉमनली कौन से दो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं?
फॉर क्लोनिंग बॉडी E. coli. इकोलाई E. coli. एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, दोनों भी अंडरलाइन करो। डन। Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी जो आपका क्लोनिंग बॉडी है बच्चा लोग, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसने ये वेक्टर फॉरेन डीएनए लिया, राइट। नाउ दिस क्लोनिंग बॉडी आफ्टर taking this rDNA with the help of transformation, this cloning body is called as transformed cell. क्या बोला जाता है इसे? Transformed Transformed cell. cell. Okay, so next point लिखो, the cloning body is now called as transformed cell, underline करो, after taken up rDNA. After taken up rDNA. Done? Yes. ओके, अभी बॉडी ए से हमने आइसोलेट किया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डीएनए, उसको हम लोगों ने वेक्टर में लगाया, दैट इज कॉल्ड काइमेरिक और आरडीएनए। देन हमने उसको क्लोनिंग बॉडी में डाला विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब वो क्लोनिंग बॉडी इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल, राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने छोड़ दिया। अब उसके बाद में जब ये फॉरेन डीएनए आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा ना बच्चा लोग, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको विदाउट यूजिंग अ वेक्टर हम लोग टेक्निक यूज करेंगे, लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन। तो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स है दैट इज यूज फॉर दिस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, जो यूज किया जाता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ओके, तो ये जो आरडीएनए और आपका काइमेरिक डीएनए है, ये क्लोनिंग बॉडी में कैसे डालेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, लाइक आपका लिपोफैक्शन हो गया, माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलिस्टिक गन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आपने लिखा, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं ना कि तुम हाथ में डीएनए ले जाके बॉडी बी में डाल दोगे। यस और नो? सम टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. So the Yes. different techniques are present for this transformation is micro injection, then ballistic gun method. Ballistic gun method में कैसा होता है, गोल्ड का और इसका गन बना हुआ होता है जिसपे ये डीएनए इंसर्ट किया जाता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और उसको प्रेस करके डायरेक्टली बॉडी में कैसे किया जाता है, एंटर किया जाता है, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ एंटर करता है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. Now the next one is transfer of selection, right? Transfer of rDNA तो ये हो गया। Now selection of transformed host cell. तो अब जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो गया बच्चा लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्स पॉपुलेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब क्या होता है, जब आपने क्लोनिंग बॉडी में ये आरडीएनए डाला, ठीक है, क्लोनिंग बॉडी में आपने आरडीएनए जब डाले, तो यहाँ पे दो टाइप का पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक है ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जो कि क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है, ट्रांसफॉर्म आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एंड द अनदर वन इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि पहले जैसा ही है, जिसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। समझ में आ रहा है? Yes. So this transformant, this transformed cells are called as recombinant cells. Is called as recombinant cells, and this is called as non-recombinant. समझ में आया? क्योंकि R stands for recombinant, right? So this is your recombinant DNA. तो जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग बॉडी में डाल रहे हो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे, क्योंकि आपने ये डीएनए डाला तो इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यस और नो? Yes. और वहां पे आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स भी प्रेजेंट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो इसके वजह से हमको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स। मतलब कौन से सेल्स को सिलेक्ट करना है, रिकॉम्बिनेंट वाले सेल्स। यस, तो समझ में आया इतना सबको?
सो फॉर Yes, दिस ma'am. आइसोलेशन अभी हम लोग ये रिकॉम्बिनेंट सेल को कैसे आइसोलेट करेंगे फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों में से हमको रिकॉम्बिनेंट वाला आइसोलेट करना है ना। Yes. तो फॉर दिस बच्चा लोग मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड, मतलब जैसे कि जो हम लोग PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप का मार्कर जीन प्रेजेंट है। जैसे कि याद है आप लोग देखे थे यहाँ पे एम्पिसिलिन ड्रग रेसिस्टेंस प्रेजेंट था, यस और नो, याद है Yes. सबको। Yes. तो हम जो भी वेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ ड्रग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें हमने एम्पिसिलिन देखा था रेजिस्टेंस जीन, ओके। इसके अलावा अभी आप टेट्रासाइक्लिन मतलब कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचोगे तो यहाँ पे जो आपका RDNA यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे दो टाइप का पॉपुलेशन है, अब जो रिकॉम्बिनेंट वाला उसमें तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, राइट, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में होगा क्या? No. No. तो दैट्स वाई जो आपका रिकॉम्बिनेंट सेल है बच्चा लोग, इट इज गोइंग टू बी सेंसिटिव टू दिस एम्पिसिलिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आपका दो टाइप का पॉपुलेशन प्रेजेंट है, लाइक रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके। अब यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे आपने प्लाज्मिड में वो किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करोगे, एम्पिसिलिन। समझ में आ रहा है? Yes. तो एम्पिसिलिन जब आप प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे पहले से ही एम्पिसिलिन जीन रेसिस्टेंस है, तो इसके वजह से ये क्या करेगा, रिएक्शन दिखाएगा, इट इज गोइंग टू बी सेंसिटिव, राइट, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, यस और नो। Yes, तो ma'am. इट इज गोइंग टू बी सेंसिटिव, तो जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गया इससे, क्योंकि इस सेल्स में तो दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन से कुछ भी लेना देना नहीं है, यस और नो। Yes. And this transform and recombinant cell is already sensitive to this ampicillin, that's why यहाँ पे ampicillin ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन सेल इज गोइंग टू रिएक्ट। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ले लो तो आपके क्लोनिंग बॉडी में 100 सेल्स प्रेजेंट है, ओके, 100 प्रेजेंट है, जिसमें से 60 आपका क्या रिकॉम्बिनेंट सेल्स है एंड 40 आपका क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है, ओके। तो जब आप यहाँ पे एम्पिसिलिन ऐड करोगे बच्चा लोग तो कितना रिएक्ट करेगा, जो रिकॉम्बिनेंट वाले, so 60 recombinant cells are going to be react because they are already ampicillin resistance, मतलब they are sensitive, already sensitive है वो, so this 60 is going to react, तो ये 40 से separate हो गया, yes or no। Yes. जितने ने रिएक्शन दिखा वो सेपरेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वी कैन सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. In this way we can select this transform cell and after this the next process is multiplication of transform cell। अब ये जो 60 R हमने सेपरेट किया, we are going to multiply it next, ठीक है, क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. अभी यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल में। डायरेक्टली एक काम करो, शॉर्टकट में लिखोगे टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, एरो डाल के ऐसे लिखो, ट्रांसफॉर्मेंट दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऐसे लिखो। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, वन इज ट्रांसफॉर्मेंट दैट इज रिकॉम्बिनेंट and the another one is non transformant that is non recombinant। Done? Done, ma'am. Yes, ma'am. Okay, two types of population लिखे बच्चा लोग। Now after that अभी जो हमारा PBR 322 हमने देखा था डायग्राम, वहां पे हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज, वहां पे हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लिखे थे अगर आप लोगों को याद होगा, इकोराई, बाम, हिंद, राइट।
तो ये Yes. सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लिखे तो वो एक्चुअली कैसे करेंगे बच्चा लोग? बाय यूजिंग दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला पार्ट है ना, वी आर गोइंग टू कट इट, जिसके वजह से क्या होगा, तब जाके ये सेंसिटिव होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, अफेक्ट नहीं करता है। यस और नो? Yes. Yes. यस। तो एग्जैक्टली एक्चुअली में वो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिस इज गोइंग टू कट इट। इसको वो कट करके बाहर सेपरेट कर देगा। तो जब इसको सेपरेट कर देगा तो इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली रिएक्ट विद दिस, सेंसिटिव हो जाएगा ना ये एम्पिसिलिन को, टेट्रासाइक्लिन को। तो इसके वजह से वी कैन जस्ट सेपरेटेड द ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो आपने टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन यहाँ तक लिखा, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। Yes. Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद द हेल्प ऑफ PST1, that is restriction enzyme, with the help of restriction enzyme, ऐसा लिखो, with the help of restriction enzyme PST1, with the help of restriction enzyme PST1, it cut out the ampicillin resistant gene. It cut out the ampicillin resistant gene from plasmid. So it becomes from plasmid. So it becomes sensitive. So it becomes sensitive to, किसको sensitive हो जाएगा बच्चा लोग? Ampicillin. Yes, so it becomes sensitive to ampicillin. In this way, recombinant are separated from non-recombinant cells. In this way, recombinant cells are get separated from non-recombinant cells. Clear है? इतना समझ में आया? Ma'am, can you repeat? स्टार्टिंग से बोलूं? Yes, ma'am. ये जो पॉपुलेशन है बच्चा लोग, इसके बाद में सेकेंड पॉइंट, व्हेन या फिर विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1, with the help of restriction enzyme PST1, it cutted या फिर it cut out the ampicillin resistant gene. It cut out the ampicillin resistant gene from the plasmid. So it becomes sensitive to ampicillin. So it becomes sensitive to ampicillin. In this way, the transformant या फिर recombinant cells are separated from non-recombinant cells. In this way, recombinant cells are get separated from non-recombinant cells. Done everyone? Yes, ma'am. Okay. सबका हो गया? Yes. Now Yeah. the next and second last step is multiplication of transform cells. मतलब ये जो 60 recombinant cells हमको मिले हैं, we are going to multiply it. Okay? तो एक बार आपका सेल्स क्या है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो सेल्स हमने सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस किया ना हम, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कट किया, फिर एम्पिसिलिन को ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिव हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अ स्क्रीनिंग प्रोसेस टू सेपरेट आर recombinant cells from non-recombinant cells. Clear है? इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. So multiplication of transform cells में क्या किया जाता है बच्चा लोग? The separated recombinant cells are transformed into a या फिर introduced into a fresh culture media. फ्रेश कल्चर मीडिया में उसको इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया जाता है ताकि वो डिवाइड होके कंटिन्यू क्या करे, खुद को रेप्लिकेट करे। ओके, तो डिवाइड एंड रीडिवाइड करके वो क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन रेप्लिकेशन दिखाता है आरडीएनए का।
समझ में आया? सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल में लिखो द rDNA cells, the separated rDNA मतलब separated recombinant cells लिखो, the separated recombinant cells are now introduced to fresh culture media. Now introduced to fresh culture media to divide and redivide or replication process, to divide or redivide, that is I.E. replication process. Done? Yes. Ma'am, can you repeat again? Yes, ma'am. Okay, the separated recombinant cells are transferred or introduced into fresh culture media to divide and redivide, that is the replication process. Done? Yes, ma'am. Okay. Now the final step क्या बच्चा लोग, after multiplication of transform cell, the final step is expression of gene obtain the desired product. Okay, expression of gene to obtain the desired product. यहाँ तक सबको समझ में आया multiplication of transform cell? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके अभी हमारा सेल जो है वो टोटली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. अभी जो हमने जो भी चेंजेस किए, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, सो टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो लास्ट वाले में लिखो, एक्सप्रेशन ऑफ जीन वाले में लिखो, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ desired products. It involves the production of desired products like alcohol, enzyme, etc. Like alcohol, enzymes, etc. Done? Yes, ma'am. Next point लिखो, with the help of downstream processing. It is important, underline कर लो, downstream processing, DOWN, down STREM, downstream processing या फिर process भी बोल सकते हो. With the help of downstream process, अल्टीमेटली आपका जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है ना बच्चा लोग, इसको आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है पता है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. ठीक है, तो कोई भी आपका जो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, फॉर्म्ड हुआ है, इट अंडरगोज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जिसमें उसका क्या होता है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Okay, so with the help of downstream process, the product undergoes separation and purification, full stop. Done? Yes, ma'am. Okay. सबका हो गया? सबको समझ में अल्टीमेटली मेथोडोलॉजी फॉर दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो इजी है. सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ए से हमने निकाला, इंसर्शन ऑफ दैट डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर दैट इज प्लाज्मिड, देन क्लोनिंग बॉडी में वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट. आफ्टर दैट हम लोग जो भी ट्रांसफॉर्म आरडीएनए सेल्स दैट इज रिकॉम्बिनेंट सेल्स, उसको सेपरेट करेंगे.
then after separation we are going to multiply it, and then finally we are going to separate it and purified it. Yes or no? Clear hai sabko? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay, give next heading now. Applications of biotechnology. What are the applications? कहाँ use होता है आपका biotechnology? So applications of biotechnology. Done बच्चा लोग? Yes, ma'am. Okay. So now जो basically main involvement होता है ना applications of biotechnology, वो किसे अलग अलग sectors में होता है हम लोग वो देखेंगे. That is healthcare biotechnology. Okay. Healthcare biotechnology में क्या होता है? दो टाइप का होता है. एक तो आपका क्या हो रहा है? इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, एंड द अनदर वन इज वैक्सीन प्रोडक्शन. दोनों का हेल्थ से रिलेशन है. यस और नो? Yes. Yes. वैक्सीन का भी आपका हेल्थ से लेना देना. और सिमिलरली इंसुलिन आई होप सबको पता होगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज होता है. Yes. राइट? Yes, ma'am. Yes. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी आपके बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज है. ओके. आफ्टर दैट जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में भी बच्चा लोग आप लोगों का कैसा यूज होता है? वहां पे भी दो टाइप का यूज होता है. एक होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड द अनदर वन इज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. ओके. सो वन इज जर्म लाइन जीन थेरेपी. जर्म लाइन मतलब समझते हो? यस और नो? Am I audible to everyone? No, ma'am. नहीं पता germline. ओके. तो बेसिकली आपके बॉडी में ना बच्चा लोग टू टाइप के सेल्स होते हैं. वन इज सेक्स सेल्स एंड द अनदर वन इज सोमैटिक सेल्स. 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? दैट इज 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स, जिसमें से आपके 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स. इतना पता है? Yes. Yes. एंड वन पेयर इज Chromosome. सेक्स Chromosome. क्रोमोसोम, राइट? 22 पेयर आर ऑटोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. ठीक है, जिसका बॉडी में अलग अलग प्रोडक्शन किया जाता है, अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है. एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी. समझ में आया सबको इतना? Yes, Yes. ma'am. So germline gene therapy में it is going to involve this one pair that is related to your sex chromosome, and the another next one is somatic cell gene therapy, जिसमें आपका बाकी का 22 pairs of autosomes are responsible. मतलब जिसमें आपके सोमैटिक सेल्स बॉडी के अलग चीजों का जो भी डिफेक्टिव है उसको करेक्ट करने के लिए. इतना क्लियर है बच्चा लोग? समझ में आया? सो ऑटोसोम्स मतलब भी क्या होता है? आपके सोमैटिक सेल्स. एंड द सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है? जर्मलाइन सेल्स. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. तो अगर किसी को नहीं पता है, चाहिए तो प्लीज लिख के ले लो. राइट इट डाउन. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज आफ्टर जीन थेरेपी GMO, that is very vast, genetically modified organisms. GMO, genetically modified organisms. अभी हमने देखा ना, हम लोग जेनेटिक चेंजेस करते प्लांट्स में, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, राइट? Yes. And when we do genetic changes in the animals, it is called as transgenic animals. So दो का दोनों किसके अंदर आता है? आपके genetically modified organisms, मतलब ऐसे organisms जिसके हम लोग genetic में changes कर रहे हैं. Such type of organisms are called as genetically modified organisms. समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. So again it is divided into two part. First one is plant, transgenic plants you can say. Okay, and the another one is transgenic animals.
क्लियर है इतना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, तो इसका डिटेल बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे. दिस इज द आउटलाइन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि पहला सेक्टर है हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, जहाँ पे इट इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायबिटिक पर्सन. इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, राइट, जिसको डायबिटीज है, फॉर कंट्रोलिंग शुगर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो इसका इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन. ओके, सो इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल, इंसुलिन इज अल्टीमेटली एन हार्मोन. Okay, so it is responsible for controlling the sugar. Next, in vaccine production, vaccine is also ultimately related to our health only. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay, so now next one is agriculture. Agriculture में we'll see in next lecture कि क्या क्या होते हैं applications of agriculture में. जैसे कि आप देखते हो GMO, genetically modified organisms यहाँ भी यूज होते हैं, जैसे कि BT cotton हो गया. जैसे हम Yes. लोग देखते हैं ना, ग्रोथ एक प्लांट के एक जगह नहीं होता. सो बाय यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ्टिंग याद है आप लोगों को, स्टॉक एंड स्कियन Yes. याद है, दो अलग अलग प्लांट को हम लोग बर्ड ग्रो कर रहे थे Yes, नए yes. उसमें, Yes. for combining the properties of two different plant in one plant. Yes or no? So Yes, that ma'am. is also part of Yes. biotechnology that comes under this agriculture. So it is also going to be application of biotechnology in agriculture. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Now the next one is gene therapy. So gene therapy is nothing but it is ultimately, it means the changes in your genetic sequence. Okay, so that is ultimately responsible for two parts. One is germline gene therapy, that is going to be nothing but it is about of your sex chromosomes. Okay, तो जो भी changes आपसे sex chromosome से related है, this is going to be germline gene therapy. मतलब जो भी problems है ना, that is related to this, जो genetic changes होते हैं, diseases होते हैं, so for correction of that. And the another is somatic cell gene therapy. Okay, so जो other 22 pairs हैं आपके, that is autosomes responsible for other things, उसके लिए somatic cell. And the next one is genetically modified organisms. Okay, क्या है GMO का full form? Genetically modified organisms. Yes, that is ultimately divided into two parts, transgenic plants and transgenic animals. अब आपका जो transgenic plants है ना बच्चों लोग, it is also going to further divide very vast. तो ये दोनों भी आगे further division है, but यहाँ पे आप नहीं लिखोगे, वो हम लोग next time लिखेंगे, ठीक है? Your transgenic plants is further going to divide into 5 parts, and your transgenic animals is going to divide further into 8 parts. समझ में आ रहा है? तो अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना लिखना है. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी अबाउट दिस, एंड